भूत होते हैं या नहीं, इस पे बहस तो बहुत होती है, पर सच झूठ का फैसला अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। तो स्वागत है आपका घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी में, जहाँ मैं हूँ आपकी होस्ट विदिशा। और अब से हर हफ्ते शुक्रवार को आप मुझे सुन पाएंगे एक्सक्लूसिवली ऑन स्पॉटिफाई। आज ही घोस्ट स्टोरीज इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अंगद इस बार किसी भी तरीके से ये तय नहीं कर पा रहा था कि कैसे वो अपनी छुट्टियां अपने दोस्तों के बिना बिताएगा। हर साल दोस्तों के साथ अंगद दुर्गा पूजा के बाद निकल पड़ता था कहीं पे घूमने के लिए। बस इसी साल सब एक साथ या तो बाहर थे आउट ऑफ स्टेशन या ऑफिस के काम से बिजी थे। अब वो अकेला ये बाकी वैकेशन कैसे बिताएगा, ये सोच सोच कर परेशान हुए जा रहा था। गुस्से में अपने आप से वो बहुत कुछ बोलता जा रहा था। शाम तक काफ़ी सोचने पर उसे फाइनली एक उपाय सूझा। उसने फ़ौरन अपना लैपटॉप खोलकर इंटरनेट से कुछ सर्च किया और फिर अपने साइड में रखा हुआ मोबाइल उठाकर एक नंबर डायल किया। दूसरी साइड से भारी आवाज़ में एक आदमी ने कॉल रिसीव करते ही अंगद बोला, हेलो, क्या ये अंतिम ठिकाना वृद्धाश्रम है? जवाब में उस आदमी ने कहा, जी हाँ, कहिए, मैं यहाँ का इंचार्ज बोल रहा हूँ। अंगद बिना वक्त गवाए अपना प्रस्ताव रखने पर उस आदमी ने सब सुनने के बाद कहा, जी बिल्कुल, ये तो आपका बड़प्पन है। यहाँ के बुजुर्ग बहुत खुश होंगे आपसे इतना प्यार और स्नेह पाकर। कब आना चाहते हैं आप? अंगद बच्चों जैसे खुश होता हुआ बोला, मन तो अभी आने का हो रहा है, पर मैं कल सुबह ही आऊँगा ताकि पूरा दिन मैं उनके साथ बिता सकूं। अगली सुबह अंगद जल्दी जल्दी तैयार होकर निकल पड़ता है अंतिम ठिकाना वृद्धाश्रम के लिए। कार में बैठते हुए उसने कार के बैक सीट पे रखा हुआ सारा सामान एक और बार चेक कर लिया। कार ड्राइव करते हुए अंगद ख्यालों में सोच रहा था कि कैसे वो बस कुछ ही दिन पहले पंडाल हॉपिंग पे निकलने पर यूं ही उस वृद्धाश्रम के बुजुर्गों द्वारा बनाया गया पंडाल देखने पहुंच गया था। लेकिन वहाँ उसने जो नज़ारा देखा था उसके लिए वो ज़रा भी तैयार नहीं था। उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुँचे हुए उन बुजुर्गों की आंखों में एक ऐसा दर्द दिख रहा था कि अंगद वहाँ से घर वापस आकर भी कुछ दिनों तक अच्छे से सो नहीं पाया था। पापा बचपन में गुजर जाने पर अंगद के लिए माँ ही सब कुछ थी, लेकिन जब माँ भी 2 साल पहले उसे हमेशा के लिए अकेला छोड़कर चली गई तो अंगद बिल्कुल अकेला हो गया। मुझ जैसा अनाथ माँ बाप के प्यार के लिए तरसते हैं, और इधर उन खुशनसीब बच्चों ने खुद ही इन लाचार बेबस बीमार माँ बाप को यहाँ अकेला वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। अंगद अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए उस दिन बोला था। दोस्तों को पता था अंगद कितना इमोशनल है, इसलिए उन्होंने इधर उधर की बातें करके उस दिन उसका मन बहलाया था। पर मन ही मन अंगद ने सोच लिया था कि अब अगर कभी उसे मौका मिलेगा तो वो ज़रूर इन बेसहारा लोगों के लिए कुछ करेगा। इतनी जल्दी उसे आज वो मौका मिलेगा ये उसने कल्पना भी नहीं की थी। कार को वृद्धाश्रम के गेट के पास रोककर अंगद जैसे ही अंदर जाने के लिए बैक सीट से सामान उठा रहा था, उसे एक आवाज़ सुनाई दी। अरे सर, आप आ गए? रुकिए, मैं किसी को बुलाता हूँ, वो ये सामान अंदर पहुँचा देंगे। सभी हॉल में आपका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।
मिस्टर सेन, उस वृद्धाश्रम के इंचार्ज ने मुस्कुराते हुए कहा। अंगद को यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बस उसके मिलने आने से इतने खुश हो सकते हैं। अपने हाथों से सभी बुजुर्गों के हाथों में खाने पीने का सामान और ज़रूरी चीज़ें थमाते हुए जब अंगद कदम बढ़ाए जा रहा था तो सभी एक एक करके उन सामान को लेते हुए उसके माथे पे हाथ फेरते हुए उसे आशीर्वाद किए जा रहे थे। सभी में सारा सामान बांटने के बाद अंगद जब एक किनारे पे चेयर पे बैठा हुआ उनको दूर से देख रहा था तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। काश आप मेरे पास होते। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ। कोई नहीं है अब मेरा इस दुनिया में जिसे मैं अपना कह सकूँ। ये सब कहते हुए अंगद के पीठ पे किसी का अचानक हाथ फेरने पर वो चौंक कर पीछे मुड़ता है और वहाँ उसे मृण्मयी जी दिखाई देती है। वो भी इस वृद्धाश्रम में ही रहती है पिछले 7 साल से। अंगद इन्हें पंडाल देखने जब आया था तब पहली बार मिला था। मृण्मयी जी अंगद के पीठ पे हाथ फेरते हुए बोली, किसने कहा बेटा कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? आज से हम सब तुम्हारे परिवार बन गए हैं। हमारे खुद के बच्चे अपने नहीं बने, पर रिश्ता खून से नहीं बनते हैं। तुमसे हमारे दर्द और प्यार का रिश्ता है बेटा। इसलिए आज से तुम हमारे बेटे जैसे हो। कभी अपने आप को अकेला मत समझना। मृण्मयी जी का ही नहीं, उस दिन और भी काफ़ी सारे बड़ों का प्यार नसीब हुआ अंगद को। मनोहर अंकल, प्रिया मासी, जेकब अंकल, फरीदा चाची, इन सब से मुलाकात करके अंगद को मानो आज पहली बार माँ की कमी महसूस नहीं हुई। उसने सबसे विदाई लेते हुए उनसे जल्द ही दोबारा मिलने आने का वादा भी कर लिया। अपनी कार के ड्राइविंग सीट पे बैठे हुए अंगद सोच रहा था कि अच्छा ही हुआ कि उसके दोस्त इस बार यहाँ नहीं है। घर जाकर सबको ग्रुप में मैसेज करके बताता हूँ कि आज उन्होंने क्या मिस किया। तभी अचानक उसकी नज़र मिरर में पड़ी और फौरन उसने कार रोक दी। उसके कार के बैक सीट पे मृण्मयी जी को देखकर वो चौंक गया था। उनकी तरफ देखते हुए अंगद ने जल्दी जल्दी में बोला, आप यहाँ मेरे कार में आप क्या कर रही? कब चढ़ी आप कार में? अंगद की कही हुई बातें जैसे उनके कानों तक पहुंची ही नहीं और उन्होंने आंसू भरे निगाहों से अंगद के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, बेटा मुझे बस एक बार अपने बेटे से मिलना है। सालों हो गए उसे मिले हुए। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे साथ आई हूँ। मिलाओगे ना तुम मुझे मेरे बेटे से? अंगद के पास मृण्मयी जी के बातों का कोई जवाब नहीं था, पर उनके दर्द को वो महसूस कर पा रहा था। उसने कहा, देखिए आंटी, मैं इस तरह वृद्धाश्रम के किसी को इत्तला किए बिना कहीं भी नहीं ले जा सकता। मुझे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना कहकर जैसे ही अंगद मोबाइल उठाकर कॉल करने जा रहा था, मृण्मयी जी ने डरते हुए कहा, नहीं नहीं बेटा, वहाँ किसी को खबर मत करना, वरना वो मुझे नहीं जाने देंगे और आगे से मुझ पे और पाबंदी लगा देंगे। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलो। अंगद उनको मना नहीं कर पाया। कोलकाता से काफ़ी दूर आ चुका था वो मृण्मयी जी के कहने पर।
करीब 2 घंटे से कार चलाकर आखिरकार मृण्मयी जी के कहने पर एक हवेली जैसे घर के सामने आकर उसने अपनी कार रोकी। मृण्मयी जी बच्चों जैसे उछलकर कार से फौरन उतरकर उस घर के गेट पे पहुंच गई, पर उनकी खुशी बस पल दो पल की थी, क्योंकि उनके साथ साथ अंगद ने भी देखा कि उस गेट पे एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। उनको लगा था कि आधी रात होने पर घर के सब सो गए होंगे, इसलिए लाइट्स ऑफ है, लेकिन दरअसल वहाँ कोई ना रहने पर इतना अंधेरा था। अंगद ने आसपास नज़रें घुमाकर देखा तो पान की एक दुकान पे कोई बैठा हुआ दिखा। दौड़कर उनके पास जाकर कुछ पूछताछ करके वापस आकर उसने दुखी होकर मृण्मयी जी को कहा, अब वो लोग यहाँ नहीं रहते। कुछ महीने पहले ही ये घर बेचकर कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। उनका नया एड्रेस किसी को पता नहीं। अब क्या करें आंटी? अपने साड़ी के आंचल में मुंह छुपाकर बिलक बिलक के रोने लगी मृण्मयी जी, और फिर थोड़ी देर बाद बोली, घर बेचने से पहले एक बार पूछा भी नहीं। ये उसके पापा की आखिरी निशानी थी जो मैंने 7 साल पहले उसके नाम कर दिया था, पर नितिन को फिर भी सुकून नहीं आया। सब बेचकर चला गया। कहाँ गया वो भी नहीं पता। एक आखिरी बार मिलकर तो जा सकता था। पूरे रास्ते अंगद ने बस मृण्मयी जी को रोते हुए देखा और आखिरकार अपने पास उस रात उनको रखना सही समझकर अपने घर पे ले आया। इसे अपना ही घर समझिए, मैं भी आपका बेटा ही हूँ ना। आप ही ने आज कहा था, तो आइए आज माँ बेटे एक साथ डिनर करते हैं। आप फ्रेश होकर आइए, मैं खाना लगाता हूँ। माँ की ममता से उस रात मृण्मयी जी ने अंगद को प्यार से खाना परोसकर खिलाया। देर रात तक सुख दुख की बातें करने के बाद दोनों का मन हल्का हो गया। बहुत दिनों बाद सुकून की नींद आई अंगद को। सुबह होते ही उसने मोबाइल से मिस्टर सेन को कॉल किया और उनको पूरी आप बीती बताई। शुरुआत से अंत तक सब कुछ सुनकर भी जब मिस्टर सेन खामोश ही थे, तब अंगद ने कहा, देखिए आप गुस्सा मत कीजिएगा उन पर, उनकी गलती नहीं है। माँ तो ऐसी ही होती है ना। मिस्टर सेन इस बार धीमी आवाज़ में बोले, सही कहा आपने, माँ ऐसी ही होती है। तभी तो अपने मौत के बाद भी बेटे को देखने का अंतिम इच्छा लिए मृण्मयी जी रूह बनकर आपके साथ नितिन जी से मिलने उनके घर तक पहुंच गई। क्या मतलब? ये सब आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अंगद के सवाल पे मिस्टर सेन ने कहा, कल आपके यहाँ से जाने के तुरंत बाद ही मृण्मयी जी का हार्ट फेल होने से उनकी मौत हो गई। वो रोज़ अपने बेटे से मिलने की आरज़ू में बैठी रहती थी बाकियों की तरह, पर ना कभी उनका कॉल लगा, ना उनकी कोई खबर आई। यही मृण्मयी जी का अंतिम ठिकाना बनकर रह गया। ये थी आज की पैरानॉर्मल कहानी। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। घोस्ट स्टोरीज़ इन हिंदी को स्पॉटिफाई पे फॉलो करते वक्त बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी हर कहानी आप सुन सकेंगे सबसे पहले। अब से हफ्ते के हर शुक्रवार को मैं आपके लिए लाऊंगी
ऐसी कहानियाँ जो आपके डर के परिभाषा को बदल के रख देगी।